हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व लगातार अपने पिछली 6 क्लासों में इस चैप्टर को पढ़ा है। आज इसी के आगे पार्ट 7 होने वाला है, या आप ये कह सकते हो कि क्लास नंबर 7 होने वाली है, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का अपना पहला जो टॉपिक है वो होने वाला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल तथा बलागुण। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पीछे पहले चैप्टर से रिलेटेड याद करवाना चाहता हूं कि आपने पीछे एक टॉपिक पढ़ा है। भाई कौन सा टॉपिक? देखो, टॉपिक आपने पढ़ा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलागुण, ये टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। भाई सेम इसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये टॉपिक है, कुछ चीजें चेंज है, बाकी जो मेंटेलिटी है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में बल एवं बलागुण की बात करें तो ऐसे हमने दर्शाया था कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर होता है और इसके अंदर कोई भी एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, ये माइनस क्यू और ये था आपका प्लस क्यू, और इसको आपने थीटा एंगल पर रखा था। तो आपने ये कहा था कि भाई इधर बल लग रहा है एफ बराबर क्यू ई, और सेम इधर ही बल कितना लग रहा है, एफ बराबर क्यू ई, और दोनों बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर जो नेट फोर्स आया था वो कितना आया था, एफ नेट, ये आया था 0। और आपने ये कहा था कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना होता है, 0, अर्थात ये विद्युत द्विध्रुव इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। स्थानांतरीय गति नहीं करेगा तो कौन सी गति करेगा, घूर्णन गति, और वो किसके प्रभाव में आया था, बलागुण, और जिसका फॉर्मूला आपको याद होगा, टो बराबर पीई साइन थीटा, या आप ये कह सकते हो वेक्टर फॉर्म में टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर आया था। फिर इसकी इसमें 3 स्थितियां भी देखी होगी, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति, अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति, और बलागुण मैक्सिमम कब होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। इसी टॉपिक पर बेस्ड आपका मैग्नेटिज्म में टॉपिक है भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र। वहां क्या था, एक समान विद्युत क्षेत्र था, यहां पर क्या हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और वहां पर था विद्युत द्विध्रुव, और उसकी जगह यहां पर है आपके पास भाई आयताकार धारावाही लूप। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आयताकार धारावाही लूप भी किस रूप में व्यवहार करता है, विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार, यानी यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा और बलागुण कितना होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं बल की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि धारावाही लूप पर बल कितना होगा। देखो सबको डायग्राम नजर आ रहा है भाई, इस तरफ है एन, ये हो गया एन पोल, और इस तरफ है एस पोल, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। यानी इसके बीच में अगर एन और एस के बीच में देखो तो ये क्या हो गया, यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर उत्पन्न हो चुका है भाई। यानी आपने दोनों तरफ चुंबक के ध्रुव ले लिए, तो इसका मतलब क्या है, बीच में क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। देखो पोल बिल्कुल आपने समांतर रूप में लिए हैं, तो इसके बीच में चुंबकीय बल रेखाएं होगी, वो क्या होगी, परस्पर समांतर ही होगी, तो इसे क्या बोलोगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमने बीच में चुंबकीय क्षेत्र ले लिया है, तो इसको दर्शाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पोल दर्शा दिए हैं तो ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि ये कैसा क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर। अब एक आयताकार आपको धारावाही लूप लेना है। देखो आयताकार धारावाही लूप, तो आयताकार धारावाही लूप ये हमने ले लिया है, जिसका नाम यहां पर है भाई पी क्यू आर एस। ये जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, आयताकार धारावाही लूप। और जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि जहां कहीं पे भी नाम आ जाए धारावाही, तो धारावाही का मतलब होता है इसके अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी।
अगर इस कुंडली को ध्यान से देखो तो देखो मैं धारावाही लूप बना रहा हूं, ये आपका धारावाही लूप है भाई, पी क्यू आर एस, ये आपका धारावाही लूप है जिसको नाम दे दिया पी क्यू आर और एस। और इसके अंदर से डायग्राम में दर्शाए अनुसार देखो आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई। तो इधर से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो पूरी ही वायर में कितनी धारा प्रवाहित होगी भाई? आई ही धारा प्रवाहित होगी। और अगर इसको देखा जाए तो कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही जो आयताकार धारावाही कुंडली है उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में आपने इस प्रकार से रखा है कि ये बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना ले? थीटा एंगल बना ले। कितने एंगल पर रखा हुआ है? थीटा एंगल पर इसको आपने रखा है। देखो ये कैसे रखे, थ्री डायमेंशनली सोचना है कि मान लो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो इस कुंडली को ऐसे रखा हुआ है। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर रखा हुआ है? थीटा एंगल पर रखा हुआ है। क्लियर है? अब आपने आयताकार धारावाही कुंडली को थीटा एंगल पर यहां पर रख दिया है, तो अब मुझे यह बताओ आयताकार धारावाही कुंडली है वो चार अलग अलग तारों से मिलकर बनेगी या नहीं बनेगी? देखो लूप बनाया आपने, तो ये आयताकार जो लूप बनेगा वो कैसे बनेगा? अगर मैं कहूं कि पी क्यू आर एस पूरा एक आयताकार लूप है, तो ये कैसे बना होगा? चार तारों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? चार तारों से। और वो चार तार कौन से? पहला हुआ होगा पी क्यू, दूसरा क्यू आर, फिर आर एस, और चौथा कौन सा है? पी एस। इन चारों तारों से मिलकर का क्या बना है भाई? ये आपका लूप बना है। अब अगर मैं इन चारों तारों को अलग अलग रूप में देखूं तो देखो इस आयताकार लूप की लेंथ ले लेते हैं हम एल। कितनी ले लेते हैं? लेंथ एल। और चौड़ाई है वो ले लेते हैं बी। भाई लंबाई तो आपने ले ली एल और चौड़ाई कितनी ले लेते हैं? बी। अब आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये एल तो ये भी क्या होगी? एल, और ये बी तो ये भी क्या होगी? बी होगी। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पी क्यू की अगर बात करूं, तो मान लो कि आपके पास ये तीनों वायर नहीं, अगर ओनली पी क्यू आपके पास होता, मान लो यहां पर सारी चीजों को भूल जाओ कि मान लो ये आपके पास तीनों भुजाएं नहीं है, ओनली आपके पास क्या है? पी क्यू जो ऐसे रखी हुई है यहां पे, और इसमें से नीचे की ओर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में? ऐसे है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस डायरेक्शन में बी वेक्टर होगा या नहीं होगा? सपोज करो, यानी अलग अलग तरीके से सोचने के लिए, मान लो कि तीनों है ही नहीं, ओनली ये होता, तो बताओ इसमें चुंबकीय बल किस डायरेक्शन में लगता रहे? ये एक वही कंडीशन बन गई नहीं बन गई? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कितना बल लगेगा? तो चुंबकीय बल लगता है, और उसका फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है, F बराबर आई एल बी साइन थीटा। तो इस पर बल सबसे पहले डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन निकालने के लिए एफ एल एच आर यूज करते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये धारा की दिशा, तो ये चुंबकीय बल लगाओ। चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, धारा नीचे है, तो देखो किस तरफ लग रहा है? यहां पर चुंबकीय बल इस पर किस तरफ लगेगा? ठीक लंबवत बाहर की ओर, तो इसको दर्शा दिया हमने F1 से इस डायरेक्शन में। यानी पहले वाला जो PQ धारावाही चालक तार है, इस पर चुंबकीय बल F1 वेक्टर लंबवत बाहर की ओर लगेगा, और इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान अगर मैं यहां पे लिखूं कि F1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी रे? वो हो जाएगी आई एल बी साइन थीटा। F1 बराबर क्या होगा? आई एल बी साइन थीटा। अब L कहां से? तो आपको पता है इसकी लेंथ हमने कितनी मानी थी? L ही तो मानी थी। तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई धारा प्रवाहित हो रही है, L इसकी लेंथ है, B चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो आई एल बी साइन थीटा। अब मुझे यह बताओ यहां पर L और B के बीच का एंगल कितना होगा रे? 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्योंकि देखो ये कैसे, तार सीधा लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। अगर यहां पर एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप सब जानते हो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो F1 का मान कितना आ गया भाई? आई एल बी। ये आ गया आपके पास F1 का मान पहले तार पर। इसी तरीके से मानते हैं सबसे पहले RS तार को, इसके समांतर वाला तार ले लो भाई सबसे पहले।
अगर मान लो ये तार है ही नहीं, ओनली RS तार होता, अब की बार इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसको समझो कि मान लो ये इधर वाले कुछ तार नहीं, ओनली ये तार होता है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र में, बी वेक्टर में। तो देखो अगर धारा एस से प्रवाहित हो रही है तो इसमें जो धारा की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, ऊपर की ओर होगी या नहीं होगी, आई धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र तो इसी डायरेक्शन में, बी वेक्टर एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें बताओ चुंबकीय बल लगेगा किस तरफ लगेगा, तो नियम लगाओ। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र, अब की बार धारा ऊपर है तो देखो चुंबकीय क्षेत्र धारा, तो बल किस तरफ लग रहा है, लंबवत अंदर की ओर, तो इसको ऐसे दर्शाया हुआ है F3 वेक्टर से। ये F1 वेक्टर माना था, ये कौन सा है, F3 वेक्टर। अब देखो अगर मैं कहूं इस F3 की वैल्यू क्या होने वाली है, तो इस F3 की वैल्यू क्या होगी भाई, तो सेम ऐसे ही F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे ILB साइन थीटा होगी, और थीटा वही कितने डिग्री है, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू, तो F3 बराबर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो F3 बराबर कितना आ जाएगा भाई, ILB। कितना आ गया, F3 बराबर ILB। क्लियर है, क्योंकि ये भी लेंथ L थी तो ये भी क्या होगी, L ही तो होगी। आयत की सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब बात करते हैं F3 और F4 की। मान लो सबसे पहले बात करते हैं हम F3 की, तो F3 ये है, तो मान लो बाकी कुछ है ही नहीं। अगर ये है तो ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रही है भाई, थीटा एंगल बना रही है। अब देखो इसमें धारा प्रवाह इस डायरेक्शन में है आई, तो बल किस तरफ लगेगा, तो देखो लगाओ नियम, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये हो जाएगा धारा प्रवाह ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो धारा प्रवाह ऐसे है, तो चुंबकीय बल किस तरफ लगेगा, लंबवत अंदर की ओर लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये देखो चुंबकीय क्षेत्र, इसमें चुंबकीय बल सॉरी किस तरफ है, लंबवत है। कैसा है, लंबवत, नीचे की ओर है। और ये कितना है भाई, F2 हमने मान रखा है। तो देखो इसकी लंबाई हमने कितनी मानी है भाई, B, लंबाई L है तो चौड़ाई B। तो इसके लिए जो चुंबकीय बल का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, तीसरे के लिए, दूसरे के लिए F2 बराबर आ जाएगा, F2 बराबर I, धारा तो उतनी प्रवाहित हो रही है लेकिन लेंथ L की जगह अब की बार क्या लोगे, B, और कैपिटल B साइन थीटा। क्या थीटा 90 होगा क्या, नहीं, अब की बार ये लेंथ है वो थीटा ही एंगल पर हमने ले रखी है, तो ये है जैसे का है जैसे ही रहेगा। तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, IBB साइन थीटा। इसी तरीके से अब बढ़ते हैं ऊपर वाले बल पर। मान लो ये कुछ नहीं है, ओनली ये लाइन है, अगर ये भुजा ओनली है तो इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर है ही, एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो बल किस तरफ होगा, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, धारा इस तरफ है, तो बल किस तरफ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा या नहीं लगेगा। तो F4 किस तरफ लग रहा है, ऊपर की ओर। मान क्या हो जाएगा, तो आपको पता है मान क्या हो जाएगा भाई, सीधा सा F4 बराबर आई, इधर वाली चौड़ाई कितनी मानी थी, B साइन थीटा। ये आ गया आपके चौथे तार पर चुंबकीय बल भाई। देखो अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं, ये किसके लिए है भाई, तार PQ के लिए, ये किसके लिए है, तार RS के लिए, ये किसके लिए है, तार QR के लिए, और ये किसके लिए है, तार PQRS। देखो पहले वाला किसके लिए है भाई, PQ के लिए, दूसरा किसके लिए है, RS, फिर तीसरा किसके लिए माना था हमने, RQ या QR, तो चौथा क्या होगा, PS। किसके लिए हो जाएगा, PS। इन तारों के लिए अलग अलग चुंबकीय बल आ गया है। अब अगर मैं कहूं कि आयताकार लूप पर परिणामी बल क्या होगा, यानी ये तो हमने अलग अलग तार के रूप में ले लिया, अब आपसे पूछा जाए कि परिणामी बल कितना होगा। तो आयताकार लूप बनेगा किससे भाई, चारों तारों को जोड़ दोगे तो परिणामी आएगा या नहीं आएगा। अब चारों के कारण अगर आप जोड़ोगे तो F वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर लिखोगे या नहीं लिखोगे, यही लिखोगे। अब आपको देखना है कि F1 और F3
F2 और F4 इन सब में कोई रिलेशन है क्या? क्या आप इन दोनों से क्या बता पा रहे हो रे? क्या आप ये कह पा रहे हो कि F1 है वो किसके बराबर है? F3 के। क्या कह सकते हो या नहीं? देखो ILB ILB। इसी तरीके से इन दोनों से आप क्या कह सकते हो भाई? इनसे आप कह सकते हो कि F2 बराबर है F4 के, क्योंकि IBB साइन थीटा और IBB साइन थीटा। चलो मैग्नीट्यूड में ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब देखते हैं इनकी डायरेक्शन, क्योंकि परिणामी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सदिश योग। देखो इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसके ठीक इसकी डायरेक्शन विपरीत है या नहीं है रे? परिमाण में समान और विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्लियर है? सेम ऐसे इन पर आ जाओ, इसकी दिशा नीचे की ओर तो इसकी दिशा ऊपर की ओर, और परिमाण में तो बराबर अभी लिखा है F2 इज इक्वल टू F4, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो F1 ने तो किसको कर दिया? F4 को, और F2 ने किसको कर दिया? F3 को। सॉरी, F1 ने तो F3 को और F2 ने किसको कर दिया? F4 को। तो नेट फोर्स कितना आ गया भाई? नेट फोर्स आपके सामने निकल के आ गया 0। कितना आ गया भाई? 0। यानी आप यहां पर लिख सकते हो कि आयताकार लूप पर परिणामी बल कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। यह पहली चीज हमने डिस्कस की है कि यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? तो लगने वाला कुल बल सदैव कितना होता है? 0 होता है। कैसे होता है? कि हमने एक चुंबकीय क्षेत्र लिया N और S, उसके बीच में एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर है, तथा एक धारावाही लूप PQRS लिया जिसे चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा। इस आयताकार लूप को 4 अलग अलग चालक तारों से मिलकर बना मान सकते हैं, जो निम्नानुसार है PQ, QR, RS और PS। अब यदि इनको अलग अलग तरीके से डिराइव करें तो सबसे पहले देखते हैं PQ तार के लिए, तो आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे आया ये समझा दिया है। तो कितना आ जाएगा? पहले के लिए ILB, इसी तरीके से तीसरे के लिए ILB, इसी तरीके से दूसरे के लिए ये, चौथे के लिए ये। नियम लगा के डायरेक्शन पता करोगे तो देखो ये परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत होंगे, इसी तरीके से ये भी परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। और जब आयताकार धारावाही लूप पर नेट फोर्स 0 आ जाएगा तो यहां पर आयताकार धारावाही लूप कोई स्थानांतरीय गति नहीं करेगा। कोई भी स्थानांतरीय गति कब होती है? जब उस पर फोर्स लगता है। यहां पर तो फोर्स कितना आ गया? 0, तो यहां पर कोई स्थानांतरीय गति नहीं होगी। अब जब स्थानांतरीय गति नहीं होगी तो कौन सी गति होगी? घूर्णन गति। कौन सी गति होगी? घूर्णन गति। और घूर्णन गति के लिए बल नहीं, बल की जगह कौन काम में आता है? बलागुण। कौन काम में आएगा? बलागुण। देखो अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो F2 और F4 ये तो एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश है, लेकिन देखो F1 की क्रिया रेखा अलग है और F3 की क्रिया रेखा अलग है। तो क्या आपको ऐसे इस डायग्राम को देख के ऐसे नहीं लगता है क्या कि ये तो इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा और ये इसको इधर, तो ये कुंडली घूम जाएगी या नहीं घूम जाएगी? भाई F2 और F4 तो एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश है, तो ये तो कोई घूर्णन उत्पन्न नहीं करेंगे। घूर्णन उत्पन्न कब होता है? जैसे मान लो ये, अब इसमें घूर्णन कब उत्पन्न होगा? अगर मैं सीधा एक ही लाइन ऑफ एक्शन के रूप में फोर्स लगाऊं ऐसे या ऐसे, तो होगा क्या? नहीं। अगर मैं इसको तो इधर भेजना चाहूं और इससे इधर खींचना चाहूं तो घूर्णन आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखो इसमें घूर्णन उत्पन्न करने वाले बल आपको 2 ही दिखेंगे। अच्छे से देखो तो ये तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर है, तो ये तो घुमा नहीं सकते, तो घुमाएंगे कौन? एक तो F1 और एक कौन घुमाएगा? F3। ये ऐसे इसको घुमाने का प्रयास करेंगे और घुमाने की वजह से क्या आएगा? बलागुण। तो बल तो 0 हो गया, अब निकालते हैं बलागुण। देखो बलागुण क्या होगा भाई? अब गणना करते हैं बलागुण की। वही डायग्राम है, बस उसको थोड़ा सा अलग तरीके से हमने लिखा है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर। अब देखो
घुमाने वाले बल कौन से, सिर्फ आपको वही लेना है, बाकी आपको उस अदर चीजों से कोई मतलब है नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें गणना करनी है बलागुण की, और बलागुण की गणना के लिए केवल कौन से फोर्स चाहिए, जो घुमा सके। अब मुझे ये बताओ, उस डायग्राम में हमने देखा था घुमाने वाले दो ही बल थे, एक तो इधर कौन सा लग रहा था रे, F1 लग रहा था, और एक ऊपर की तरफ लग रहा था कौन सा, F3, और इसका मान कितना था, ILB था, और इसका मान भी कितना निकाला था हमने, ILB। यही तो दो फोर्स थे, एक तो ILB इधर और एक ILB ऊपर, बाकी ऊपर और नीचे वाले IBB साइन थीटा वाले तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश होने के कारण उनका बलागुण या घूर्णन में कोई योगदान नहीं रहेगा। अब देखो, ये दो बल आपके लग रहे हैं भाई इस आयताकार कुंडली को घुमाने के लिए। अब देखो, हमें निकालना है बलागुण, तो आपको याद होगा बलागुण का सूत्र क्या होता है भाई, बलागुण का सूत्र होता है बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा भाई बलागुण का सूत्र, बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। अगर इसको मैं साइन फॉर्म में लिखूं, सिंबल फॉर्म में, तो टो बराबर क्या होता है, बल, और बल को किससे लिखते हो, F से, इंटू डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, लंबवत या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब देखो, हमने जो कुंडली रखी थी वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने एंगल पर रखी थी भाई, थीटा एंगल पर। ये ऊपर वाला सिरा मान लेते हैं, बी वाला, देखो ध्यान से देखना, ये कहां पर लिया है हमने, ये इस तरीके से लिया गया है कि नीचे की ओर क्या लग रहा है, F1 बल लग रहा है, बराबर कितना है, ILB। ये हमने इस जो डायग्राम है इसमें से ऊपर वाला सिरा लिया है, मान लो ये है, तो देखो ये बल चाहे यहां लगे चाहे यहां लगे बराबर ही तो लगेगा भाई, यहां और यहां पर बल क्या है, सेम ही तो लग रहा है, तो ये बल यहां पर भी तो लगा सकते हो आप कि ऐसे लग रहा है लंबवत, और यहां पर ये ऐसे लंबवत लग रहा है, तो यहां पर डिस्टेंस ये दोनों क्या मानी थी हमने, बी तो मानी थी, और ये कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है या नहीं है, बस इसी को ध्यान में रखते हुए आपको डेरिवेशन करना है। देखो कितने एंगल पर है भाई चुंबकीय क्षेत्र के साथ ऊपर वाली लाइन, इसको नाम दे देता हूं मैं PQRS, ये इसने कौन सी मानी है भाई, इसने मानी है RQ, कौन सी लिए इसने, RQ, देखो RQ कौन सी है, ये रही आपकी RQ, इसने नीचे वाली लिए, चाहे नीचे वाली लो ऊपर वाली लो बात बराबर ही है, फोर्स तो उतना ही लगने वाला है, तो इसने ये भी सेम वही बी, ये थीटा पर है ये भी थीटा पर है, आप अपने मन से कोई सी भी ले सकते हो। तो हमने ले ली जैसे इसके अकॉर्डिंग P नहीं, Q और R इसने ली है, इधर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर कितने एंगल पर है भाई, थीटा एंगल पर, तो देखो बल, तो सबसे पहले तो बल कितना है भाई, बल लग रहा है ILB, कोई सा भी एक बल ले लो, तो कितना लग रहा है ILB। अब आती है R परपेंडिकुलर, लंबवत दूरी, तो देखो एक बल यहां लग रहा है, एक बल यहां लग रहा है, तो इनकी लंबवत दूरी ये होगी या नहीं होगी रे, बिल्कुल होगी। अगर ये आपके सामने B है और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा या नहीं होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, संगत कोण, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे इस त्रिभुज में लगा दो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो देखो अगर ये एंगल है तो ये इसका लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका कर्ण हो जाएगा, तो आपको लगाना पड़ेगा कोस थीटा, क्या लगाना पड़ेगा भाई, कोस थीटा, क्योंकि आधार निकालना है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार, आधार को इसने जैसे डायग्राम में मान रखा है QN बटा कर्ण, कर्ण कितना है B, तो QN बराबर कितना आ गया, B कोस थीटा, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी आपके पास निकल के आ गई B कोस थीटा, बस रख दो यहां पे ILB इंटू B कोस थीटा, तो देखो ये हो गया टो बराबर ILB कोस थीटा, एक रिलेशन तो ये आ गया भाई आपके पास। अब देखो इसको थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करते हैं,
चेंज कैसे कर सकते हो? देखो, मैं यहां पर इस छड़ पर एक लंब डालता हूं, एल। ये एक लंब डाल दिया भाई, लंब डालोगे तो ये 90 और ये 90। ये एंगल थीटा है, इसको मैं मान लेता हूं एल्फा। क्या मान लेता हूं? एल्फा। तो इस डायग्राम से क्या आपको नजर आ रहा है? थीटा प्लस एल्फा बराबर 90 डिग्री। भाई ये लंब डालोगे तो ये थीटा प्लस एल्फा दोनों मिलकर कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री तो बना रहे हैं। तो एल्फा, थीटा प्लस एल्फा बराबर 90, तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 90 माइनस एल्फा आएगा या नहीं आएगा? इस वैल्यू को इसके अंदर रख दो तो देखो क्या बन जाएगा आपका, टो बराबर आई एल बी। कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? कोस 90 माइनस एल्फा। क्या आ जाएगा? 90 माइनस एल्फा। और आपको पता है आई एल बी और है, वही ध्यान रखना, एक बी छोड़ दिया आपने, बी और बी कोस थीटा है, ठीक है। तो यहां पर साथ में एक बी और है भाई, तो ये हो जाएगा टो बराबर आई एल बी बी कोस 90 माइनस एल्फा। तो बी बी कोस 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा रे? साइन एल्फा होता है या नहीं होता? कोस 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में साइन है एल्फा। यहां से देखो ये एल बी है, इसको आप क्या लिख सकते हो? एल बी लंबाई इंटू चौड़ाई को धारावाही लूप का क्षेत्रफल लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? तो यहां से बन जाएगा आपके, अलग कलर से लिख रहा हूं, टो बराबर आई एल बी की जगह क्या लिख सकते हो? ए और बी, और साथ में क्या आ गया? साइन एल्फा। ये एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया अभी। अब देखो आई ए यहां पर क्या होता है? आई ए यहां पर होता है भाई, जहां आई ए बराबर होता है एम, और इसे बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या नाम दोगे इसको? चुंबकीय आघूर्ण। देखो आपको कैसे पता चला कि यही चुंबकीय आघूर्ण है? तो आपको एक नोट पॉइंट में चीज ध्यान रखना है कि आपको पता है टो बराबर क्या होता है रे? पीई साइन थीटा होता है या नहीं होता है? विद्युत क्षेत्र की अगर बात करूं मैं, तो देखो इसकी और इसकी कंपैरिजन करके देखो, टो बराबर पीई साइन थीटा, तो टो बराबर पीई, ई की जगह बी आ गया और साइन थीटा की जगह साइन अल्फा। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये जो टर्म है वो जिस तरीके से वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाता है, तो यहां भाई कोई ना कोई आघूर्ण होना चाहिए, और वहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यहां पर क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण। तो टो बराबर आई ए की जगह एम बी साइन अल्फा आप लिख सकते हो। क्लियर है? अब देखो इसको और थोड़ा सा अलग लिख सकते हो। टो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी इसको आप लिख सकते हो। इस तरीके से ये दोनों आपके पास किसके फॉर्मूले हैं? बलागुण के। किसके फॉर्मूले हैं? बलागुण के। आप सिमिलरली चेक कर सकते हो। ये तो किसके लिए था? विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में। और ये किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र में। टो बराबर पी साइन थीटा, टो बराबर एम बी साइन। जैसे यहां पर ये क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैसे यहां पर क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण। ये चुंबकीय आघूर्ण किसके लिए है? एक फेरे वाली कुंडली के लिए। किसके लिए है भाई? एक फेरे वाली कुंडली के लिए। अगर एन फेरे वाली कुंडली हो तो एन फेरों वाली कुंडली के लिए, एन फेरों वाली कुंडली के लिए, एन फेरों वाली कुंडली के लिए यह हो जाता है एम बराबर एन आई ए, यानी एन से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, तो ये एन फेरों वाली कुंडली के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। तो ये आपके सामने फॉर्मूला निकल के आ गया भाई बलागुण का। अब इसकी कुछ स्पेशल केस है भाई। सबसे पहले वही
जब थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हो तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो तो टॉ भी क्या आ जाएगा रे 0। और इस अवस्था में जो कुंडली होती है या धारावाही लूप होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति में। कौन सी स्थिति में होगा, स्थायी साम्य अवस्था। दूसरा केस आता है कि थीटा बराबर अगर 180 डिग्री हो, सॉरी थीटा नहीं है एल्फा है, यहां पे एल्फा यूज करो भाई, एल्फा माना है तो एल्फा। अगर एल्फा बराबर 180 डिग्री हो, अगर एल्फा 180 है तो भी टो क्या आने वाला है 0। और इस स्थिति में होती है अस्थायी साम्य अवस्था। साम्य अवस्था तो होगी लेकिन कैसी होगी, अस्थायी साम्य अवस्था। और तीसरा आता है कि एल्फा बराबर अगर 90 डिग्री हो तो इस स्थिति में टो मैक्सिमम आएगा और कितना आएगा एम बी, क्योंकि जब एल्फा 90 तो साइन 90 की वैल्यू 1। और इस स्थिति में टो क्या होता है मैक्सिमम। और इसी सिद्धांत पर कार्य करती है विद्युत मोटर। आपने देखा होगा विद्युत मोटरें लगी हुई होती है ना अपने, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के साथ इस प्रकार रखा जाए कि उसके चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो वहां पर बलागुण का मान अधिकतम प्राप्त होता है। इस सिद्धांत पर आधारित होती है आपकी विद्युत मोटर। यह आपका वही टॉपिक हुआ पहला कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप रखते हो किसी आयताकार धारावाही लूप को तो उस पर कितना तो बल लगता है, तो बल तो कितना लगेगा 0। और बलागुण कितना आता है, तो वो आता है टो बराबर एम बी साइन अल्फा, या टो वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहां पर एम होता है चुंबकीय आघूर्ण, जहां पर एम बराबर एन फेरों वालों के कुंडली के लिए एन आई ए, एक फेरे के लिए आई ए होता है। अब देखो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है भाई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसमें पास पास सटे 100 फेरे हैं में 3.2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो पहला, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पीछे लिखाया हुआ है आपको भाई, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। यह फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है। आपको धारावाही वृत्ताकार कुंडली के लिए एक फॉर्मूला लिखाया था, बी बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अगर यहां पर आप केंद्र पर निकालते हो तो एक्स को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। अरे यहां पर पाई नहीं आएगा भाई, 2r म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये सेंटर पर होता है। तो देखो बी एट सेंटर बराबर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, एन फेरे कितने हैं 100, करंट कितनी बह रही है 3.2 एम्पियर बटा 2 इंटू त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी 10/100। इस सारे सिस्टम को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा है इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो मैंने अभी अभी जस्ट बताया है कि एन फेरों वाली कुंडली के लिए चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर एन आई ए। एन कितने 100 फेरे, धारा कितनी 3.2। अब ए कहां से लाओगे, ए होता है क्षेत्रफल, तो कुंडली का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा रे पाई आर स्क्वायर। तो देखो एम बराबर 100 इंटू 3.2 इंटू पाई की वैल्यू रखना, और आर कितना है 10 सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले मीटर में बदलो और उसका स्क्वायर। इस सारे सिस्टम को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। अब आप कहोगे सर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या यूज करेंगे हम, तो देखो इसी से निकाल लो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है भाई। तो देखो फेरों की संख्या का तो होगा नहीं, आई का क्या हो जाएगा एम्पियर, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना भाई, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।